हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडेंस अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रियल नंबर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि बच्चों, आपको जो आगामी 2025 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। और अभी जो है आजकल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है, जिसमें से मैथ्स में आप जानते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 50 जो है ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है। और उस 50 मार्क्स में बच्चों आपको क्या होता है कि इस 50 मार्क्स में भी 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अर्थात ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। तो अभी का जो बच्चों समय हो गया है, ऑब्जेक्टिव सेंस जो आ गया है, उसमें बच्चों एक चीज़ हो गई है कि बहुत ही इजी मेथड कर दिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही इजी कर दिया है, और उसमें भी बच्चे सही से आपको तैयारी नहीं कर पाते हैं। चलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल हम आपको 74 क्वेश्चन 74 क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन हम यहाँ पे लिए हैं, जिसको हम आपको बारीकी से कराएंगे। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि बोर्ड मॉडल दिया गया है, 2011 में ये पूछा गया है। मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया, 2011 में, 2013 में, 2021 में, इन सारे प्रश्नों को हम आपको हल करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए हम कुछ आपको बेसिक जानकारी बच्चों दे दें कि वास्तविक संख्या होती क्या है। पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। इन वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो एक चीज़ समझिए बच्चों कि दुनिया में वे सारी संख्याएं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर अगर हम दर्शा पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो वे सारी संख्याएं आपको कहलाती है वास्तविक संख्या। आप जानते हैं कि सबसे बीच वाला स्तंभ जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और एक और ऋणात्मक संख्या चलती है जो माइनस अनंत तक जाती है, और दूसरी ओर धनात्मक संख्या चलती है जो प्लस इन्फिनाइट तक जाती है। इधर बच्चों 1 2 3 4 करके अनंत तक की संख्या होती है। ठीक है, फिर उस पार इधर 0 के आपको बाईं ओर बढ़िएगा तो -1 -2 -3 इस प्रकार से माइनस अनंत तक संख्या जाती है। इसी में बच्चों अगर आपको मन में ये भी आता होगा कि वास्तविक संख्या में सर जो है बता रहे हैं कि दुनिया की सारी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसमें और कौन कौन सी संख्या आ सकती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको हम कुछ वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे हैं कि अगर कहीं दशमलव वाली संख्या है वो भी आएगी, अगर बच्चों बट्टा वाली संख्या है वो भी आएगी, माइनस में अगर कोई बट्टा वाली संख्या है वो भी आएगी, रूट वाली कोई संख्या है वो भी इसमें आ जाएगी, है ना। ये सारी संख्याएँ आप जो देख रहे हैं, ये सारी संख्या आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बच्चों रियल नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। कुछ और उदाहरण के साथ हम आपको बताते हैं बच्चों। रियल नंबर्स में अगर आप देखिएगा तो इसका जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको 2 प्रकार की संख्या आती है। ठीक है, जिसमें से प्रथम इसका प्रकार होता है बच्चों परिमेय संख्या, और दूसरा प्रकार होता है अपरिमेय संख्या। थोड़ी सी इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद पुनः हम आपको प्रश्नों की ओर ले जाएंगे। तो वास्तविक संख्या बच्चों किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, और P और Q जो है वहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे में Q ≠ 0 होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि बट्टा में जो हो चाहे तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं दूसरी ओर बात करोगे तो P/Q के रूप में जिसको हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जानते हैं बच्चों परिमेय संख्या और अब अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के बाद हम लोग आ गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय में क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा डिटेल से आप जानने का कोशिश कीजिए, ताकि इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में आपको डिटेल से दिया गया है। ठीक है बच्चों, जब हम इसको किसी भी संख्या को अगर हम बट्टा में लिख दें तो वो परिमेय होगा, तो और लेकिन बट्टा में वो 0 नहीं होना चाहिए, आप समझ लीजिए। 0 को भी अगर कहिएगा बच्चों तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में क्या है 0/1 P/Q हो गया,
तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहीं पर 1/0 आ जाए बच्चों तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि q का मान यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर हम कुछ और आपको उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या और कैसे कैसे हो सकता है। बच्चों जितने भी आप प्राकृत संख्या देख रहे हैं और पूर्णांक संख्या देख रहे हैं वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, चाहे -1 हो, -2 हो, 0 हो, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। उसके बाद बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कहीं आप दशमलव वाली संख्या देख रहे हैं, है ना, जो दशमलव शांत दशमलव होना चाहिए और जो दशमलव अशांत आवर्ती होगा वो परिमेय संख्या में आएगा। तो बच्चों अब शांत और अशांत क्या होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। शांत और अशांत, अशांत में जो है अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्या होता है उसको हम आपको बताएंगे। तो बच्चों शांत जो होता है, जो दशमलव के बाद 1-2 अंक के बाद वो संख्या अगर पूरी पूरी कट जाती है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टार्ट हुआ 1.2, 3, 4 तक जाके ये शांत हो गया, पूरी पूरी कट गया। ठीक है, 6.1, 0, 2, 4, 5 अगर पूरा पूरा कट गया तो बच्चों इस तरह के दशमलव को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। और शांत दशमलव जो होता है वो बच्चों परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप शांत वाला पूरा क्लियर समझ गए होंगे। हम आपको पुनः समझाने का कोशिश करते हैं कि अशांत में जो है आवर्ती और अनावर्ती क्या होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे समझिए पुनः कि अशांत आवर्ती के बारे में बच्चों हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अशांत आवर्ती क्या होता है बच्चों, ये समझिएगा जो अशांत आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होता है। ये माइंड में आप बैठा लीजिए। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसा होता है वो समझिए। बच्चों रैकरिंग का नाम आप लोग सुने होंगे, तो रैकरिंग वाला जितना भी नंबर है वो होता है परिमेय संख्या। जैसे 1.23 और इस पर रैकरिंग रहे बच्चों तो ये परिमेय संख्या होगा। 3.45 अगर इस पर रैकरिंग रहे बच्चों तो ये भी परिमेय संख्या होगा। बच्चों अगर कहीं पर रैकरिंग का क्या अर्थ होता है वो भी समझिए। 4.1, 2, 2, 2, 2, 2 और डॉट 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 लिखा है। तो यहाँ पर भी आप बच्चों एक चीज़ समझ सकते हैं कि बार बार 2 यहाँ पे आ रही है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 4.1, 2 और 2 पर रैकरिंग, क्योंकि 2 बार बार आने वाली संख्या है तो जो बार बार आती है उस पर रैकरिंग दिया जाता है बच्चों। ठीक है, रैकरिंग दिया जाता है, इसको बार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो बार बार संख्या आती है वो रैकरिंग वाली संख्या आती है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती बच्चों। और ये रैकरिंग वाली जो संख्या होगी या जो बार बार दशमलव के बाद आएगी, रिपीट अगर होगी तो रिपीट होने वाली संख्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे। अब बच्चों थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें अपरिमेय संख्या के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस चैप्टर में आपको अपरिमेय संख्या से बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है बच्चों वो अशांत अनावर्ती होता है, ये आपको याद रखना है। आप कहोगे कि सर ये अशांत अनावर्ती होता क्या है, तो उसी चीज़ को हम आपको बच्चों समझा रहे हैं। दशमलव के बाद ऐसा मतलब समूह होगा जो वो कटेगा नहीं। जैसे बच्चों कभी आप देखना कि 1/3 को अगर भाग दोगे तो ये 0, 1/3 नहीं बच्चों, ये तो हो जाएगा रैकरिंग वाला। कुछ ऐसा संख्या जैसे उसके दशमलव में 1.1, 2, 5, 4, 3, 6, 7 कुछ कुछ आ रहा है, कोई सेम नहीं है बच्चों। 62.3, 1, 0, 2, 4, 5, 6, 4, 3 इस तरह से इसमें कोई अंक रिपीट हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है। तो इसी दशमलव प्रसार को बच्चों हम लोग अशांत अनावर्ती बोलते हैं। और ऐसा अगर दिखे तो आप इसको कौन संख्या में रखिएगा, अपरिमेय संख्या में। ठीक है, यहाँ तक हम आशा करते हैं बच्चों कि आप समझ गए होंगे। मैं आपको इस चैप्टर को 2 से 3 वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दूंगा। पेशेंस के साथ अगर जो बच्चा इसको पढ़ लेगा तो उसको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के इन सारी चीज़ों को समझना होगा बच्चों। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, अनावर्ती सॉरी,
जैसे बच्चों अगर हम और ले 0.1234526 यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये सारी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसीलिए बच्चों ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। पुनः हम आप लोगों को बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ और जानकारी हम दे दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों अगर कोई भी रूट वाली संख्या है, वो अगर जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो बच्चों वो भी अपरिमेय संख्या के रूप में आता है। अब आपके मन में आएगा सर कि रूट में जो अगर कोई संख्या है, अगर उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो उसको आप अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों जब हम इसका √2 का वर्गमूल निकालेंगे, तो इसमें भी बच्चों, इसमें भी आप देखिएगा कि इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे बच्चों, तो इसमें भी देखिएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है बच्चों, अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा में ये सब पूछ सकता है। तो बच्चों यहाँ समझ गए कि √2, √3, √5, √7, √8 ये सब कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर कहीं लिखा हो ऐसा कि रूट में भी अगर ऐसा दे देता है बच्चों, अगर डायरेक्ट आपको √5, √2 नहीं मिले, ऐसा लिखा रहे 3 - √2, तो भी हम इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। 2 + √3 मिल जाए बच्चों, तो भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर कहीं बच्चों अगर लिखा है 75/10 लिखा है, तो इस तरह के सवाल अगर दिया रहे, तो सबसे पहले बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे? ये तो अभी अपरिमेय संख्या हम बता रहे हैं आपको, लेकिन इसमें क्या करना है बच्चों? इसका वर्गमूल निकालना है और चेक करना होगा इस तरह के सवाल को। जैसे मान लो देता है 75/45 बच्चों, तो इस तरह के जब भी आपको बट्टा में अगर रूट में दिया रहे सवाल, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इसका वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि अगर इसका वर्गमूल पूरा निकल रहा है, तो आप कह दीजिएगा इसको परिमेय संख्या। अगर पूरा नहीं निकल रहा है, तब हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पाई एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसका भी जो दशमलव मान होता है बच्चों, वो भी अशांत अनावर्ती होता है। 3.1415 ऐसे करके ये बढ़ते जाता है, और इसका भी फिक्स मान नहीं होता है, और दशमलव में इसकी संख्या आगे बढ़ते चली जाती है। तो इसका हम लोग जो मान 3.14 याद रखे हैं, वो एक एज्यूम्ड वैल्यू है, वो माना हुआ मान है, न कि एक रियल मान है बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि आप अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या को आप बी से भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या होता है बच्चों? अगर बी से भाग दिए, तो भागफल अगर बच्चों यहाँ पर क्यू हुआ और शेषफल यहाँ पे आर हुआ, तो यहाँ पे बनता है बच्चों एक सूत्र होता है, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? बी को, बी हो गया बच्चों भाजक, इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ए को बोलते हैं बच्चों भाज्य बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं? भाज्य। और क्यू जो हुआ बच्चों यहाँ पर, ये हो गया भागफल हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? भागफल हो गया। और आर यहाँ पर बच्चों शेषफल हो गया। ठीक है, शेषफल हो गया। तो भाजक, भागफल और शेषफल में एक सूत्र बनता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या होता है। याद रखिएगा, इस चैप्टर में प्रयोग होगा। भाज्य बराबर होता है बच्चों भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है बच्चों। थोड़ा सा जगह के अभाव में हम नहीं लिख पा रहे हैं इधर, तो आप याद रखिएगा बच्चों प्लस शेष होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बी से ए में भाग दिए थे, तो क्यू भागफल आया था, शेष कितना आया था बच्चों? 8। इसको हम ए बराबर लिख सकते हैं बच्चों बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, शेष को यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इस विधि से हम लोग दो संख्याओं के एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे बच्चों समझ पा रहे हैं।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि r का जो मान होता है वो याद रखिएगा, r जो होता है ये 0 के बराबर होगा और जो है b से छोटा होगा बच्चों, ये याद रखिएगा। 0 से लेकर b तक इसका मान जाएगा और 0 के बराबर भी हो सकता है बच्चों। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, इसको अगर किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं 4 से अगर 18 में बच्चों, तो कैसे भाग देंगे? 4 चौके 16 लिखेंगे। शेषफल यहाँ पे क्या आया बच्चों? 2। क्या हम इसी चीज़ को बच्चों हम यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ी सी आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत हुआ होगा। देखिए इसी चीज़ को बच्चों 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए इसका जो मान हुआ, आप बी क्यू जो करते थे, ये 4 हो गया बी, फिर क्यू का मान बच्चों यहाँ पर हमें 4 आया है और इस शेष को हम लोग जोड़ते थे तो क्या 18 पूरा कि नहीं? बोलिए। 4 चौका 16 और 2 18, यही हुआ। इसको हम लोग ए बोले, इसको हम लोग बी क्यू बोले थे और शेष को आर बोले थे। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसी मेथड से बच्चों हम लोग यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी संख्या को हम एचसीएफ अगर निकालने का हम प्रयास करें बच्चों, अगर मुझे 18 और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अगर हमें बच्चों 18 और 75 का अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, इसको ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बच्चों 18 से हम क्या करेंगे, 75 में इसको डिवाइड विधि से हम लोग लगाएंगे। तो कैसे कैसे लगेगा? 18 चौक ये हो जाएगा बच्चों 72, 72 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा बच्चों। फिर हम 3 से लगाएंगे 18 में और ये 3 छक 18, पूरी ये कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। अब इसी को हम लिख लेंगे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कैसे करेंगे सो समझिए। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बीच वाले को बच्चों पहले लिखेंगे 75। अब देखो कैसे 75 कैसे कैसे आएगा बच्चों, तो ये हुआ हमारा भाजक, ये भागफल, इसको गुना में लिखेंगे बच्चों 18 गुने 4, अब प्लस में शेषफल कितना आया था बच्चों 3। ठीक है, देखो 18 चौक 72 और 3 को जोड़ देंगे यहाँ पे 75 हो रहा है। पुनः हम क्या करेंगे बच्चों, इस दूसरा स्टेप में जो हम यहाँ पे किए हैं, दूसरा स्टेप फिर से जो यहाँ लगाए हैं उसको हम लोग लिखेंगे। बीच में कितना है 18, तो इसको लिखेंगे 18 कहाँ से लिए, तो 3 जो शेष बचा था उससे हम 18 में भाग दिए थे। मौसा का प्रक्रिया ऐसे ही होता है बच्चों, आप बचपन में भी पढ़े होंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो 3 है बच्चों भाजक, वो लिखेंगे 3 गुने में लिखेंगे 6, और प्लस जो है बच्चों अभी हमारा आ गया शेष 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो हमारा अंतिम भाजक होता है, ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम घेर रहे हैं, अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है बच्चों। अंतिम भाजक हमारा क्या है यहाँ पे 3, तो इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, जो अंतिम भाजक है वो 3 हो गया। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को आप बारीकी से समझ पाए होंगे। एक चीज़ और होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ों का दो संख्या का मान लीजिए 12 और 16 है, इस दो संख्या का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें बच्चों, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये सोचने वाली बात है। हम क्या बोले कि 12 और 16 है, इसका हम एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें, तो इस दोनों में एक बहुत ही अजीबोगरीब रिलेशन होता है बच्चों। तो इस दोनों का हम जब एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो एलसीएम हो जाएगा 48 और इसका एचसीएफ निकालेंगे जिसको मौसौ बोलते हैं, एलसीएम को लौसौ बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा 4। तो ये होता क्या है बच्चों, ये जो मेरे पास दो संख्या है, एक संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या है 16, जब हम इन दो संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है, इस 12 को अगर हम बच्चों 16 से गुना करेंगे तो जो मान हमें आएगा वो देखिएगा, और एलसीएम गुने एचसीएफ को करेंगे
और ये दोनों मान में एक अजीबोगरीब रिलेशन आ जाता है। देखिए बच्चों, हम दो संख्याओं का HCF और LCM निकाले हैं पहले, उसके बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। कैसे रिलेशन बनता है उसको देखिए। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना किए, ठीक है। तो 12 और 16 को गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 एकम 16, 3 19, 192। बच्चों यहाँ पे आप देखिए, आप LCM और HCF को आप गुना करिएगा तो क्या आएगा। LCM कितना है बच्चों 48, HCF कितना है 4। बच्चों दोनों को गुना करेंगे तो 192। यहाँ पे बताइए, क्या आप देखें कि यहाँ पर दोनों संख्या को गुना करने पर भी 192, LCM और HCF को भी गुना करने पर 192, इस दोनों को गुना किए तो भी 192, LCM और HCF को गुना किए तो भी 192। तो क्या निकल के आया कि दोनों पहली संख्या को अगर हम दूसरी संख्या से गुना करते हैं तो वो LCM गुने HCF के बराबर हो जाएगा। मतलब कि दाएं तरफ 192 है तो बायां तरफ में जो दो टर्म है वो भी आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, LCM गुने HCF। जब दो संख्या का अगर हम LCM निकालते हैं और उसी दो संख्या का हम HCF निकालते हैं तो ये आता है निकल के बच्चों कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये हमेशा बराबर होता है। इससे भी हम लोग सवाल बनाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। हिंदी में लिखा रहता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है बच्चों LCM गुने HCF। ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला इस चैप्टर का है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक हम आपको समझा दिए हैं और आगे हम आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव को कराना चालू करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ छूट गया बच्चों, जिसको हम आपको बता देते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। बच्चों जब हमें शांत और अशांत की पहचान करना होगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में समझिए। एक तो हम बता दिए कि दशमलव के हिसाब से देख लेंगे, जो दशमलव पूरा कट जाएगा वो शांत हो जाएगा। जो बट्टा वाला मान अगर पूरा कट जाए तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपको शांत दशमलव में आएगा। लेकिन जो बच्चों अगर पूरा नहीं कटता है तो वो सब क्या आएगा, अशांत दशमलव में आता है। इन चीज़ों को हम आपको समझा दिए हैं। अब यहाँ पे इसको अगर बट्टा में दिया रहे तो हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ों को हम अभी आपको बता रहे हैं कि बच्चों अगर कोई संख्या अगर P/Q के रूप में है, जैसे हम ले लेते हैं 7 बट्टा अगर कहीं 25 लिखा है, तो ये बच्चों ये कौन सी संख्या है अगर हमको पहचानना होगा एक नंबर क्वेश्चन के लिए, तो आप देखिए बट्टा में जो संख्या होगी उसको करेंगे हम फैक्टर। 5 से लगाएंगे 5 × 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 × 5। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देखें कि इन संख्या का जो हम किए तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 के पावर 2, क्योंकि 2 को 5 आया। तो याद रखिए इसमें नियम बनता है बच्चों कि अगर आपको बढ़िया समझिएगा नियम क्या होता है, सो समझिए कि अगर कोई संख्या मान लीजिए P/Q के रूप में है बच्चों, थोड़ा सा इसको समझिए, बता रहे हैं फिर से। कोई संख्या अगर P/Q के रूप में है बच्चों, अगर उसमें आपको नीचे वाला जो Q होता है उसको फैक्टर करेंगे, अगर वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, मतलब कि अगर बट्टा में 2 और 5 का फैक्टर आ जाए, सिर्फ ये याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, 2 और 5 ही बट्टा में दिखे अगर गुणनखंड करने पर तो वो शांत होगा। पुनः या याद रखिए, या बट्टा में 2 सिर्फ दिखे तो भी शांत ही होगा, या बट्टा में अगर 5 सिर्फ दिखे, 5 जो दिखे तो भी यह शांत दशमलव ही होगा। बाकी जो बच जाएगा वो अशांत हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए
हमारे पास अगर 125 है बच्चों, 7/125 या 17/125 है, तो इसके बारे में आप समझिए। 17 को आप कुछ नहीं कीजिए, इसको लिखिए, 125 को लिखेंगे 5 के पावर 3 बच्चों, ये हो जाएगा शांत दशमलव। अब यहाँ पे देखिए बट्टा में अगर 5 आ जाए और 2 आ जाए तो हम शांत मानेंगे। इसके अलावा बच्चों कुछ भी आता है, जैसे मान लीजिए 11 बट्टा लिखा हुआ है बच्चों, 48 लिखा हुआ है, तो जब हम इसको 48 को गुणनखंड करेंगे, 48 को तोड़ने का कोशिश करेंगे बच्चों, तो 2 से हो जाएगा 24, 2 से हो जाएगा 12, फिर 12 को लगाएंगे, 2 से 6, 2 से 3, इस तरह से निकलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 के पावर 4 गुने 3, क्योंकि 4 को 2 आता है 48 में और 1 3 आता है। तो जैसे ही आपको एक 3 दिख गया, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 5 यहाँ पे आपको 11 दिख जाए, 13 दिख जाए, 17 दिख जाए, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई अदर दिख जाए कोई गुना में या गुणनखंड में, तो आप तुरंत इसको बोलोगे बच्चों ये अशांत दशमलव है। हम आशा करते हैं कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे। जैसे बच्चों लिखा हुआ है कहीं, मान लो कि 75 बट्टा, गौर से समझिएगा, 75 बट्टा लिखा हुआ है इस बार 48। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले ये देख रहे हैं कि 7 5 12, ऊपर वाले को जोड़ने पर 12 आ रहा है, 8 4 12, नीचे वाले को जोड़ने पर 12 आ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि 3 से दोनों कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 25, 3 से इसको काटेंगे 16। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 16/25 हुआ, सॉरी 25/16 हुआ। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि 25 और 16 का जब फैक्टर करेंगे बच्चों तो 2 के पावर 4 आया। तो हम बट्टा में देख रहे हैं सिर्फ 2 है, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा शांत दशमलव। तो यहाँ से हम आशा रखते हैं कि आप शांत को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने का कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको करवाते हैं, 10 क्वेश्चन हम आपको करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको तुरंत बन जाएगा बच्चों। देखिए अभी तुरंत इसमें बन जाएगा, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन सब नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, पूछा है कि अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन नहीं है। अपरिमेय नहीं पूछा है, मतलब कि आपके पास पूछा है परिमेय संख्या के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर याद रखिए, ये नहीं पूछा है कि अपरिमेय कौन है, ये पूछा है कि परिमेय कौन है। अपरिमेय में अगर नहीं लग जाए तो परिमेय पूछ रहा है। तो बताइए, यहाँ पे √3 आ गया बट्टा में, तो ये अपरिमेय है बच्चों। √2 अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सवाल में कि आपको सी ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कीजिए इसको। क्या कर सकते हैं बच्चों, 1/2 माइनस √5 है, और जब इसको तोड़ेंगे बच्चों तो इसका जो इसमें आ जाएगा 2 गुने 2 प्लस √20 को अगर गुणनखंड करते हैं तो 2√5 आता है बच्चों, 2√5 आता है। फिर इसको आगे अगर बढ़ते हैं बच्चों तो इसका जो मान आएगा, आप यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5 हो जाता है बच्चों। क्या हम किए सो समझिए, इसका 2 बाहर निकालिए, इसको हम यहाँ पे रहने दिए, इसका जो 1 2 बचा बच्चों, इसका 1 2 बचा यहाँ लिखे, और इसका √5 यहाँ लिखे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब एक चीज़ बताइए, इसको बच्चों अगर हम a² माइनस b² के सूत्र पर ले जाएं तो 2 का स्क्वायर होता है 4। जैसे अब आपको क्या दिख रहा है इस सवाल में, देखिए पहला सवाल थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझिए कि आपको दिख गया है 1/2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5, ऐसा आपको दिख गया है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू, इसको हम लिख देंगे बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 2
इधर 2 दूनी कितना होगा बच्चों 4, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो -5। अब आप यहाँ पर देखिए कहीं रूट नहीं दिख रहा है, कहीं रूट है नहीं, रूट है। जैसे ही रूट हट गया बच्चों तो ये कौन संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपको परिमेय संख्या। तो यहाँ से आप क्या समझे कि पहला क्वेश्चन जो आपका हुआ उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही हो गया आपको परिमेय संख्या बच्चों। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि आपको कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। बच्चों कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब होता है फिर परिमेय संख्या कह रहा है। तो बताइए, ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं पूछा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन √25 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। यही ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है परिमेय संख्या नहीं फिर पूछा है। तो परिमेय संख्या नहीं मतलब फिर अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय संख्या पूछा है। बताइए पाई एक अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः पूछा अपरिमेय नहीं। अपरिमेय नहीं मतलब आपको अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो बताइए √11 तो अपरिमेय है, √15 अपरिमेय है, ये आपको 4 जो है 5 अपरिमेय है, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है बच्चों, और 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है। इसीलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल इसका निकल गया। नेक्स्ट देखिए π/2, अगर पाई कहीं भी आ जाए बच्चों तो ये अपरिमेय संख्या होगा। पाई कहीं भी आ जाएगा तो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों इधर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आ ही गया पाई के बारे में बच्चों, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे पाई कौन संख्या है, तो ये भी अपरिमेय। पाई के साथ कुछ भी लग जाए बच्चों तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, पाई के साथ कुछ भी लग जाए तो अपरिमेय संख्या। इसको चेक करना है कि ये कैसी संख्या है बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों कि 150 का गुणनखंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसी संख्या है। ठीक है, तो 150 का जब गुणनखंड कीजिएगा बच्चों तो ये आ जाएगा आपको ये आ जाएगा 5√6, और नीचे में बच्चों दिया है 3√6। हमने 150 का वर्गमूल निकाल लिया, √6 से √6 कट गया बच्चों। मेरा यहाँ पे दिख रहा है मान 5/3। और बताइए, अब आप ही बता सकते हैं कि 5/3 कैसी संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत इजी सवाल है, और हम आपको पूरे इसका जो है चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को आपको हम बढ़िया से करवा देंगे, और बोर्ड में एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, ये उद्देश्य मेरा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों √5 क्या है। तो आप जानते हैं कि √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। √3 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 का जो है दशमलव प्रसार जो होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। आप जानते हैं, हम बताए हुए अशांत अनावर्ती होता है, तो अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर पुनः √2 हो गया, √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन को किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।